प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्याएं आज पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए कि आखिर वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याएं हम लोगों ने कक्षा 9वीं में संख्या पद्धति भूमिका में बहुत अच्छे से समझा था और इसमें भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं यानी कि बटे वाली संख्याएं और करणी वाली संख्याएं या अशांत दशमलव जो होते हैं उन सबको मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बनती हैं। जैसे हम लोग यदि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करें तो पहला भाग बनता है परिमेय संख्याएं और दूसरा भाग बनता है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों का जो मिक्सर होता है या हम यूं कहें कि दोनों का सम्मिलित रूप है जो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हम यदि यहाँ पे हम समझें जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जबकि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3। पूर्ण संख्याओं को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी बोलते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये सिंपल सी परिभाषा है, लेकिन इनका इस अध्याय में ज़्यादा उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिनका अशांत दशमलव होता है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वगैरह वगैरह। ये एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है समझना। तो इसके पहले आपको पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, साथ ही साथ हम लोग पूर्णांक की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। पूर्णांक इंटीजर जिन्हें बोलते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं उसमें जीरो के अलावा धनात्मक, सभी धनात्मक यानी कि पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं उनके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, तो इन्हें हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा वास्तविक संख्या से संबंधित और उनसे संबंधित अन्य संख्याओं का परिचय। अब आपको अध्याय पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका और उनका एल्गोरिथम जो है वो मुख्य है। तो आइए उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका बड़े ही सरल शब्दों में। तो इसके लिए मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं और सबसे पहले आपको प्रमेयिका समझाऊंगा, उसके बाद हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे हम लोगों के पास यदि कोई संख्याएं आ जाए जैसे 26 और 8, 26 और 8 बहुत ही सिंपल है समझना यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें 26 बड़ी संख्या है, 8 छोटी संख्या है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से लिख दोगे भाग के चिन्ह के इस तरफ, 8 बड़ी संख्या को बीच में लिख देना है भाग के चिन्ह के बीच में। अब आपको इतनी बार दूनिया पढ़नी है कि ये 26 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहेंगे 8 तिया 24 और 8 चौके 32, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 तिया 24। इस तरीके से आप दुनिया पढ़ दोगे। तो 3 बार तो भाग चला गया और शेष फल भी बच रहा है 2। शेष फल बच जाएगा 2, 26 में से 24 चले जाएंगी तो 2 बचेगा। तो इस एग्जाम्पल से आप प्रमेयिका को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यूक्लिड ने कहा था, यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका उनके अनुसार अगर ये 26 जो है हम इसको लिखना चाहें तो हम 26 जो है इसको लिख सकते हैं 8 गुणित 3 प्लस 2, यानी कि अगल बगल की दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और प्लस में शेष फल लिख दीजिए। तो चलिए लिखते हैं। तो ये होगा 26 बराबर 8 गुणित 3 धन 2।
ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है, जहां शेषफल जो है, जो शेषफल है वो जीरो के बराबर नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है जीरो। अब यहाँ पे जब तक भाग देते जाएंगे, अगर हम इनके विभाजन की प्रक्रिया में एचसीएफ की बात करें, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये अपनी प्रमेयिका जो इनकी थी, इस हिसाब से उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया, और एल्गोरिथम प्रमेयिका से ही बिल्कुल मिलता जुलता है। एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर ये इस प्रमेयिका को हम फर्स्ट चरण बना दें, तो सेकंड स्टेप में अभी शेषफल जीरो नहीं आया है, तो जब तक भाग देते जाना है जब तक कि शेषफल जीरो ना आए। तो फिर जो शेषफल बचता है, अभी हम लोगों ने इसको भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 2। तो फिर आपको क्या करना है, इसी शेषफल को अब भाजक बना के पहले वाला जो भाजक था उसको आप भाज्य बना लोगे। इस प्रकार से थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप पे ये बनने लगे। तो आपको क्या करना है, इसको भाजक बना लेना है। तो अब ये 8 आया है, तो अब आप इस प्रकार से भाग दोगे, 2 चौके 8। तो अब देखिए शेषफल जीरो आ गया है। तो सेकंड जो स्टेप बनेगा ये कहलाता है रफ कार्य, ये आपको रफ में करना है, और ये अकेली सिंगल कहलाती है प्रमेयिका। लेकिन अगर इसकी चरणबद्ध श्रृंखला अगर बन जाए तो ये कहलाता है एल्गोरिथम, जिससे हम किसी भी संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं का हम एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहां हमने पहला स्टेप लिखा था 26 जो है वो 8 गुणित 3 धन 2 के बराबर है, लेकिन दूसरा स्टेप लिखेंगे 8 जो है, बीच की संख्या उठाना है आपको, 8 बराबर ये है अगल बगल की दोनों संख्याओं का गुणनफल प्लस जीरो। तो प्लस शेषफल कहने का मतलब है प्लस शेषफल, तो ये आएगा 2 गुणित 4 या 4 गुणित 2, आप जो भी लिखना चाहें। पहले मैं यहां पर भागफल लिखूंगा 4 गुणित 2 प्लस जीरो। फिर आप यहां पे लिखोगे जहां शेषफल क्या है, तो आंसर है शेषफल है जीरो। तो जब शेषफल जीरो आ जाता है, ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जब शेषफल जीरो आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भाजक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 2। तो वो एचसीएफ ऑफ 26 और 8 का होगा कितना, 2। ये इस प्रकार से ये अकेली एक श्रृंखला जो है इसको बोलते हैं प्रमेयिका। लेकिन अगर ये दोनों चरण बना लेती है, बहुत सारे चरण भी हो सकते हैं जैसी संख्या होंगी, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम से ही हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 8 गुणित 3 या इसको आप 2 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से 2 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहला जो भाजक ही लिखा था, तो आप 2 गुणित 4 चाहे 4 गुणित 2 आना तो 8 ही है। तो एक क्रम बना लेते हैं आपसे हम कि पहले हम लोग लिखेंगे भाजक, उसके बाद लिखेंगे भागफल। तो इससे क्या होता है कि जो हम शुरू में गैस कर लेंगे कि जो लास्ट में जीरो आया है तो उसका शुरू का अंक ही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो ये तो था एक सिंपल सा एग्जाम्पल जहां से हम लोगों ने प्रमेयिका और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड का एल्गोरिथम समझा। और भी कई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और इसको बहुत आराम से समझते चलते हैं, फिर आप पे ये बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 7 और 26 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो भाग प्रोसेस होती है, जो भाग की क्रिया होती है, वो आपको रफ में करना है, ध्यान रखना है। और जो उसका एल्गोरिथम बनेंगे, जो हर एक एल्गोरिथम में एक प्रमेयिका होगी, तो वो चरणों की जो श्रृंखला बनेगी वो आपको फेयर में करना है, यानी कि पक्की में करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ फेयर में एक चीज जरूर लिखना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने किताब के एग्जाम्पल करना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इसको समझ लें, उसके बाद ही हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण एक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 7 और 26 का एचसीएफ, तो इसमें आप देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 26 की 7। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि 26 बड़ी है, तो आप यहाँ लिखोगे 26 और ये बड़ा का चिन्ह। जिस तरफ ये मुंह जो है खुला होगा वही संख्या बड़ी होगी। आपको ये ट्रिक बना लेनी है, ये जो मुंह है इस तरफ खुला है, इस तरफ बंद है, तो आपको जिस तरफ ये मुंह खुला है उसी तरफ क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। तो आप इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे और ये क्या कर देंगे, 7 ले। तो 26 बड़ी है 7 से। तो आप यदि यहाँ पे देखते हैं कि 26 बड़ी है 7 से, तो बड़ी वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और छोटी वाली संख्या इधर लिख देना है।
अब आपको भाग करना है। ये जो पेज है ये अलग से है, ये थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे और फेयर करूंगा इस वाले पेज पर, तो आप देखते जाना ध्यान से। चलिए 7 की दुनिया पढ़नी है आप कि 26 से ज्यादा ना हो पाए। तो 7 तिया 21 और 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगी तो फिर 7 तिया 21 ही रहने देते हैं। अब 26 में से 21 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6 में से 1 गया 5, 2 में से 2 गया 0, तो 5 ही आएगा शेषफल। तो अब इतनी प्रक्रिया जब जैसे ही आपका शेषफल आ जाए तो इतनी प्रक्रिया में आपको लगा देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए लगा लेते हैं। पहला स्टेप जो बना है उसको लिखते हैं। पहला स्टेप बना है 26 जो है यानी बीच वाली संख्या बराबर होगी, 26 जो है वो बराबर होगी 7 गुणित 3 के, 7 गुणित 3 और प्लस आ जाता है यहाँ तीसरे नंबर पे क्या आता है प्लस, और शेषफल लिखा जाता है 5। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी कि बीच वाली संख्या पहली संख्या में दूसरे का गुणा और फिर लिख देना है 5 प्लस में या शेषफल प्लस में, और यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख देना है जहां ये शेषफल जो है ये 0 के बराबर नहीं है, तो शेषफल जो है वो बराबर नहीं है 0 के, ये आपको जरूर लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग सेकंड, अब ये प्रमेयिका कहलाती है और ये चरणों की जो श्रृंखला बन रही है इसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। चलिए अगला स्टेप, जब तक आपको भाग देते जाना है जब तक 0 ना आए। तो 0 आने के लिए अभी 5 आया है तो ये जो शेषफल है यही दोबारा से क्या बन जाएगा भाजक, और यहाँ भाग का चिन्ह बनेगा, और यही जो शेषफल है यही क्या बनेगा भाजक, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं पहला भाजक। पहला भाजक था जो उस शेषफल से, अब ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 7। जैसे ही हम 7 लिखते हैं तो अब इसका इतनी बार दूनिया पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना हो, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे फिर शेषफल आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2। तो इतनी प्रोसेस में एक बार फिर प्रमेयिका लगाएंगे हम लोग। तो ये जब शेषफल आ जाता है तो हम प्रमेयिका के लिए फेयर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड में हमें कितना चाहिए था, बीच वाली संख्या कितनी है 7, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि 7 जो है वो बराबर है क्या के, तो आंसर है 5 गुणित 1 प्लस 2। यही प्रोसेस है ना, जैसे यहाँ थी 7 गुणित 3 प्लस 5, वैसे ही यही प्रोसेस होगी 5 गुणित 1 प्लस 2। तो चलिए लिख लेते हैं 5 गुणित 1 प्लस 2। यहां भी शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। जब शेषफल 0 आ जाता है तब हमें रुक जाना है, तो शेषफल बराबर नहीं है 0। अब ये जो प्रमेयिका लग चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, तब तक भाग देना है। अब इस बार जो शेषफल आया है उसको क्या बनाते हैं हम भाजक, और जो पहला भाजक था उसके पूर्व वाला जो भाजक था उसको बनाते हैं भाज्य। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 को। अब फिर से क्या करना है आपको, फिर से भाग देना है जब तक दूनियां पढ़नी है जब तक 5 से ज्यादा ना हो। तो 5 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, लेकिन 2 3 6 5 से जाना तो 2 दूनी 4। यहाँ पे आपको देखना 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। एक बार फिर शेषफल आया है 1, तो इतने में आपको फिर से प्रमेयिका लगानी है। तो चलिए लगाएंगे। तो हमें कितना चाहिए 5, तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड में, थर्ड एल्गोरिथम ये बनता जा रहा है। तो थर्ड में आपको लिखना है 5 और ये बराबर आएगा, और 5 जो है वो बराबर किसके है 2 गुणित 2 धन 1। यही प्रोसेस है ना आपकी, 2 गुणित 2 धन 1। तो चलिए लिख लेते हैं 2 गुणित 2 धन 1, और यहां भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया है तो आपको लिख देना है शेषफल बराबर नहीं है 0। आगे बढ़ते हैं, और तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 ना आए। अब जो शेषफल यहां बचा था उसको बनाते हैं फिर से एक बार भाजक, और जो पहला पूर्व जो शेषफल था उसको हम क्या बना लेंगे, पूर्व जो भाजक था उसको अब हम भाज्य बना लेंगे। तो फिर भाग देंगे तो 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, तो यहां आ जाएगा 2, तो 1 दूनी 2। अब यहां देखिए 2 में से 2 गया 0, तो अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया है 0। तो अब आप लिखोगे, इसमें भी आप प्रमेय का इतने स्टेप में फिर से प्रमेय का लगाओगे, तो आप लिखोगे 2 बराबर 1 गुणित 2 प्लस 0। तो चौथा स्टेप बनेगा 2 बराबर 2, देखिए यहाँ पे 2 बराबर 1 गुणित 2 प्लस 0। तो 1 गुणित 2 प्लस 0, जहां शेषफल बराबर नहीं है 0।
सॉरी, यहाँ पे 0 हो गया है, तो अब आपको लिखना पड़ेगा शेषफल बराबर कितना है, 0। तो ये जो है, जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये जो कुछ चरण बने हुए हैं, जैसे पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, जो चरण बने हुए हैं, यही सम्मिलित रूप से एल्गोरिथम कहलाता है। जबकि हर एक चरण में ये जो प्रमेय लगा है, इसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जबकि ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इससे एचसीएफ कैसे, जब शेषफल 0 होता है उस स्थिति में जो भाजक होता है वो कितना था, 1। हम अपनी भाग क्रिया में भी देख सकते हैं, जब हमारा शेषफल 0 आया तो इस हिसाब में भाजक क्या था, 1। यही इन दोनों का क्या है, एचसीएफ। तो चलिए हम लिख लेते हैं। अतः 26 और 7, जो हमने संख्याएं ली थी वो कौन थी, 26 और 7। तो अतः 26 और 7 का एचसीएफ या महत्तम समावर्तक भी आप लिख सकते हैं। एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 और 7 का एचसीएफ 1 है, 1 होगा। तो ये तो था केवल इसको समझना कि किस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालते हैं। तो ये तो एक यूं कहें कि भूमिका या इंट्रोडक्शन वीडियो था, जो हम लोगों ने इसको समझने के लिए तैयार किया है, ताकि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आ सके। जब हम लोग उदाहरण से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए। थैंक यू।